नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पंचायत राज पर। दरअसल पंचायत राज कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे खास बात यह कि दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश में पंचायत राज आसमान पर गया और इससे जो दर्जा हासिल हुआ वो पूरे देश में शायद किसी राज्य को नहीं था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज सशक्त हुआ, ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक मजबूत हुई, त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अभी भी ये सिस्टम तो लागू है, लेकिन अधिकारों के मामले की जहाँ तक बात है वो थोड़े से कमतर हो गए हैं और कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बनाया है कि दिग्विजय सिंह के समय का पंचायत राज और आज के समय के पंचायत राज में बहुत फ़र्क है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि ये पंचायत राज नहीं बल्कि झुंझुना है, क्योंकि भाजपा सरकार ने पंचायतों से अधिकार वापस ले लिए। उनका दावा है कि अगर हम सरकार में लौटते हैं तो फिर से पंचायत राज मजबूत होगा। तो कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जिस पंचायत राज का सपना महात्मा गांधी ने देखा था उससे राजीव गांधी ने लागू किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने इसे और मजबूत बनाया, लेकिन जैसे सरकार बदली 2003 में, उसके बाद शने शने क्रमशः पंचायत के जो अधिकार हैं या चर्चा है वो कमतर होती चली गई। एक ज़माने में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला सरकार कहा जाता था। जिले के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष वो तमाम फैसले करता था जो एक सरकार अपने राज्य के बारे में फैसला करती थी। चाहे एमओयू साइन करने की बात हो, खदानों की बात हो, सड़कों की बात हो, तो कह सकते हैं कि जिले में कलेक्टर की जो स्थिति थी वो एक तरह से जिला सरकार के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत थी। और आज जो कलेक्टर का दर्जा है वो उस समय से और बेहतर हुआ, मजबूत हुआ है। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो नौकरशाही ने पंचायत राज को कमज़ोर किया, क्योंकि इससे नौकरशाही के कुछ अधिकार घट रहे थे। इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम ये भी सुनेंगे कि कमलनाथ क्या कहते हैं और शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था। अभी चर्चा शुरू करने के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात और शिवराज सिंह चौहान का विचार। गांधी जी ने, मैं भी उस वक्त संसद में था, और पंचायती राज का हमारे संविधान में संशोधन करके पंचायती राज लागू किया। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। बड़ी चर्चा हुई कि किस प्रकार का पंचायती राज हमें लागू करना चाहिए, और दिग्विजय सिंह ने ऐसा पंचायती राज लागू किया मध्य प्रदेश में जो देश के कोई प्रदेश में लागू नहीं किया था। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उपसरपंच, पंच, इन सब के मानदेय में 3 गुना वृद्धि की जा रही है कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए सर्वोच्च है। अब सरपंच और पंच ये तो परमेश्वर ही माने गए एक जमाने में। जो न्याय की व्यवस्था भारत में थी और विकास की अवधारणा भी वो आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। पंचायती राज भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। देखिए, जनता की सेवा करने वाली अगर सबसे प्रभावी इकाई कोई है तो वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, मंत्री नहीं हो सकते। सबसे प्रभावी इकाई सरपंच हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे प्रभावी इकाई तो सरपंच है और उन्होंने उनके मानदेय को 3 गुना भी किया है। लेकिन सवाल मानदेय को 3 गुना करने का नहीं है। सवाल है कि जो एक तरह से ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, पंचायतों के पास अधिकार हुआ करते थे। अविवादित जो नामांतरण या बंटवारे होते थे उस पर पंचायत की सील मोहर लगकर उस पर कार्रवाई शुरू होती थी। तो कह सकते हैं कि अब वो अधिकार फिर से तहसील के पास चले गए हैं और पंचायत जो है उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिग्विजय सिंह के समय हुआ करती थी। मानदेय जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 गुना किया है, लेकिन सवाल वही है कि पंच परमेश्वर तो है, लेकिन पंच परमेश्वर तहसीलों के चक्कर लगाता है और तहसीलदार और पटवारी और गिरदावल के आसपास वो घूमता है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्काइप पर हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल देवदत्त दुबे जी, जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के जानकार सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जयंत तोमर जी
आपके साथ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तोमर जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है राघवेंद्र जी। दरअसल पंचायत राज पर अब पंचायत शुरू होने वाली है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले को उठाया है चुनाव के पहले, और वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में तो पंचायत राज उतना मजबूत नहीं जितना कभी दिग्विजय सिंह के काल में हुआ करता था। वो कहते हैं कि ये पंचायत राज नहीं है बल्कि झुंझुना है। आपकी राय कि दिग्विजय सिंह के समय जो पंचायत राज का सिस्टम था वो 3 टियर सिस्टम था, अभी भी सिस्टम तो वही है, ग्रामीण, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, लेकिन अधिकारों की जहाँ तक बात है वो जरूर थोड़े से ठंडे बस्ते में चले गए, कमतर हुए हैं, क्योंकि पहले ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था भी दिग्विजय सिंह ने की थी, लेकिन अब वो व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आती है। ग्रामीण सभा जो होती है, ग्राम सभा पंचायत की, उसमें उतनी गंभीरता से काम नहीं होता है जितना कभी दिग्विजय सिंह के समय हुआ करता था। आपकी राय कि वो पंचायत राज जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो बीजेपी की सरकार के आते आते कितनी कमजोर हुई है या कितनी मजबूत हुई है? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही विषय उठाया है। मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या कैबिनेट मंत्रियों को भी कोई अधिकार है क्या? तमाम मंत्री कहते रहते हैं कि हमको तो कहीं कोई मौका ही नहीं मिलता उद्घाटन का, शिलान्यास का, और वो अपना रोना रोते ही हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो शिवराज सिंह जी के अक्सर आलोचक रहे हैं, उनके विषय में वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि चढ़ावा जिस तरह से मंदिर में चढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही पंचायतों से भी वो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ चढ़ावा दें। तो इससे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से इस बात को मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार में बैठे मंत्रियों ने इसको स्वीकार कर लिया है। अब इस बात पर मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है कि मंत्रियों की जो दुर्दशा है उसके लिए मंत्रियों के कर्मी जिम्मेदार हैं। जब मंत्रियों को अधिकार दिए गए थे तब मंत्रियों ने बेतहाशा भ्रष्टाचार किए, सरकारें किसी की भी हो। दिग्विजय सिंह के समय भी मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए सेक्रेटरी जो होते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो दिग्विजय सिंह का निर्देश लेकर काम करते थे। अर्जुन सिंह के समय भी थोड़ी बहुत ये व्यवस्था लागू हो गई थी, पटवा जी के समय भी थी, लेकिन मंत्रियों ने जब मनमानी की और पैसे कमाने की बात हुई और ये सारी चीज़ें जब अधिकारियों ने मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाई तो उन्होंने उन पर लगाम कस दी, और उसी के चलते मंत्री अब रोना रोते हैं। लेकिन मंत्रियों का जो कामकाज है, जो उनका आचरण है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। जैन जी। जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी। जहां तक पंचायती राज की बात है तो हम अक्सर इस बात की शिकायत सरपंचों को से सुनते हैं कि उन पर धारा 40 की तलवार हमेशा लटकी रहती है, जिसके तहत कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, उनको निलंबित कर सकता है। सरपंचों पर इस चीज का भय हमेशा बना रहता है, और जिस तरह से निर्माण कार्यों में जिस तरह से रिश्वत की बात है 20 से 40% तक, उसकी बात साफ साफ सुनने को आती है। हाँ, ये है कि उसके प्रमाण ढूंढने को नहीं मिलेंगे, वो एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो पंचायती राज का इस तरह से ये हाल है जी। अब पंचायत राज के बारे में जरूर एक बात दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में भी आई थी, वो ये था कि जो भ्रष्टाचार पहले ऊपर के स्तर पर होता था उसे सरकार ने पंचायत राज के जरिए बल्लभ भवन से लेकर पंचायतों तक फैला दिया। यानी वो जो भ्रष्टाचार का रोग था, जो दीमक थी, वो उससे सरपंच और पंच भी प्रभावित हो गए। और जैसा आपने कहा कि 40% तक, 50% तक, 30% तक जो करप्शन है, और उसी के चलते अधिकारी पंचों को, सरपंचों को डराते हैं, धारा 40 का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अगर सरपंच ईमानदार है तो उसका कोई बाल बाका करेगा, इस पर मुझे संशय है। उसी तरह अगर मंत्री ईमानदार है, मंत्री अपने काम में पक्का है, तो फिर कोई सेक्रेटरी उसको दबा नहीं सकता, और कोई मंत्री इस बात का रोना नहीं रो सकता कि उसे काम नहीं करने दिया जा रहा। कहीं ना कहीं ईमानदारी और बेईमानी का इसमें जरूर पैच है। मैं लौटूंगा, ये सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। देवदत्त जी, सवाल है कि जो पंचायत राज की बात महात्मा गांधी जी ने की थी आज़ादी के साथ, और उससे राजीव गांधी जी ने लागू किया पूरी ताकत से, और देश भर के राज्यों में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जिसने पंचायत राज्य को मध्य प्रदेश में सशक्त किया, और पंच परमेश्वर जो था उसका दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लोगों ने रूप भी देखा। लेकिन उसका हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। बेईमानी भी पंचायत तक पहुंच गई। एक सरपंच अपने चुनाव जीतने के लिए लगभग 10-15 लाख रुपए खर्च करता है, और फिर वो पूरे 5 साल में 50-60 लाख रुपए कमाने की कोशिश भी करता है, और उसको नेता कहते हैं कि ये तो जायज़ है,
जब 15 लाख कोई खर्च करेगा तो 30 लाख रुपए कमाएगा भी। तो ये एक तरह की बात निकल कर आती है। लेकिन सवाल वही है, इस सब के बावजूद क्या पंचायत राज को कमज़ोर करना चाहिए? पंचायत राज को और मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अविवादित प्रकरण जो होते थे ज़मीनों के बंटवारे के, वो पंचायत के स्तर पर निपटा लिए जाते थे। और ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था भी सरकार ने, दिव्य सिंह की सरकार ने की थी। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था थोड़ी सी ठंडे बस्ते में चली गई, कमज़ोर हो गई। और सरपंच जो है सिर्फ चुनाव जीतकर पैसे कमाने के रास्ते ढूंढते हैं और इसी के चलते वो बदनाम भी होते हैं। आपकी राय? राघवन जी, महात्मा गांधी ने जिस पंचायती राज की कल्पना की थी वह पंच परमेश्वर की उस कहानी के आधार पर थी जी, जिसमें कहता था कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे। इतना अच्छा दृष्टांत था वो। लेकिन अब किसी को इसका डर नहीं है कि हमारा बिगड़ेगा, समाज का बिगड़ेगा, गांव का बिगड़ेगा। वो दोनों तरफ से हो रहा है। कुछ जो प्रतिनिधि चुने गए उन्होंने कुछ ऐसा किया और कुछ सरकारों ने अपने अपने हिसाब से, जैसे एक सरपंच एक कलेक्टर किसी जिले में पदस्थ होता है, कोई योजना लागू करता है, भले वो अच्छी हो, जब दूसरा कलेक्टर आता है तो उस पर ब्रेक लगाता, अपनी योजना चलाता है। ऐसे ही आप देखेंगे सरकारों में भी एक ही पार्टी के मुख्यमंत्री उमा भारती की योजनाओं को बाबूलाल गौर ने ब्रेक किया, बाबूलाल गौर की बाद में शिवराज जी ने, और अपनी अपनी योजनाएं चलाते। ऐसे ही मुझे लगता है कि इस सब विचारों का जो शिकार हुई पंचायती राज व्यवस्था हुई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि आपके सब गांव के ही गांव में सुलझ जाएंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले इतने अधिकार थे, जब दिग्विजय सिंह ने दिया कि सीआर लिखते थे जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारियों की, तो वो थोड़ा सा और कुछ आर्थिक स्वीकृति करने के भी अधिकार थे। तो जिसके कारण उनका एक आकर्षण था, भय था, या जो लोगों को रहता ना कि कुछ ये इनसे मिलने वाला है, तो अधिकारी भी थोड़ा उनकी सुनते थे। गांव का सरपंच भी एक्टिव रहता था कि हम राशि स्वीकृत करा लाएं फला काम के लिए। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ, तो बाद में वो केंद्र से सीधा पैसा डाले जाने लगा पंचायतों के खाते में, और इधर एक तरह से वो सोले के कटे हाथ जैसे हो गए पंचायती राज के प्रतिनिधि। केवल औपचारिक के लिए, दस्तखत के लिए रह गए, बाकी पंचायत सचिव पूरा काम करता है, रोजगार सहायक, और पूरा पैसा सीधा खाते में जाता है। तो वाकई में यदि कोई ईमानदारी से सरपंच या जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष काम करना चाहे तो उसके लिए तो पारदर्शी व्यवस्था है कि सीधा पैसा आ रहा, आप उसको उपयोग करो। लेकिन अब पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, आप कई बार ऐसा लिख भी चुके हैं। तो उसी का ये परिदृश्य इसमें दिखाई देता है कि उनको लगता है कि अरे इसमें आपको आश्चर्य होगा कि मनरेगा के तहत जो कार्य होते हैं उसका मास्टर रोल पंचायत सचिव या रोजगार सहायक के पास रहता है, और वो बैंक में जाके वो राशि निकालता है, फिर जाके उनको देता है, कितनी देना कितनी नहीं देना। ऐसे ही छोटे छोटे कामों में भी हो रहा। लेकिन सरकार क्या इसके डर से कि भ्रष्टाचार होता है, क्या अधिकार नहीं देगी पंचायत प्रतिनिधियों को? ये भी बेतुका है। उनको अधिकार देना चाहिए और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। जब पारदर्शी आप सीधे पैसे भेज रहे तो कम से कम जिन अधिकारों के लिए बार बार जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, उन अधिकारों को तो देना ही चाहिए, जिससे कि अब आज पंचायत सचिव का कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। अभी तो बहुत कुछ सुधर गया। इनका एक समय ये था जब शुरू में पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई तो कोई उम्र का बंधन नहीं था। जब वो गोपाल भार्गव ग्रामीण पंचायत विकास के मंत्री बने तो उन्होंने देखा कि एक जगह 72 साल का पंचायत सचिव और एक जगह 15 वर्ष का पंचायत सचिव है, तब उन्होंने वो निकलवाया और सब उसको दुरुस्त कराया। तो अब तो खैर आयु सीमा और कुछ शैक्षणिक योग्यता ये सब मापदंड तय हो गए। लेकिन किस तरह की इस मूल जो आदर्श एक अवधारणा थी गांधी जी की, पंच परमेश्वर की, या जिस समय सरकार ने, दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू की होगी, तो उसकी जो मूल भावना थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। और एक ऐसा वो बन गया है जिसमें चुनाव जीतना, और अब तो सरपंच ठेकेदार बन गए हैं विधानसभा चुनाव जिताने के, हराने के। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां आ रही। लेकिन आप सोचो कि कैसे आदर्श गांव बने जा सकते हैं। जी देवदत्त जी, आपने कहा क्या आप ईमान की बात नहीं कहोगे? ईमान की बात अब कौन कर रहा है? मीडिया में भी बहुत सारी बातें ईमान की नहीं आती है, तो दबाव और के चलते, लिहाज के चलते ईमान की बातें तो सब जगह से कम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बेईमान है। बहुत सारे सरपंच अच्छे से काम करते हैं,
बहुत सारे अधिकारी भी अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी बीच में लेकिन जो अधिकार पूरे पंचायत सिस्टम में कम हो गए हैं, उसके पीछे एक तरह से नौकरशाही का भी सरकार पर दबाव था। और ऐसे कई उदाहरण नौकरशाही ने सरकार के सामने प्रस्तुत किए कि बहुत से जिला पंचायत अध्यक्षों ने, ग्राम पंचायत के सरपंचों ने उल्टे पुल्टे काम कर दिए। इसलिए इनके अधिकार वापस होने चाहिए, बजाय इसके कि वो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो जिम्मेदार बने, वो इस मामले में शिक्षित हो जाएं और समझदार हो जाएं। इसके बजाय उनसे अधिकार धीरे धीरे अघोषित रूप से फिर से तहसील में और कलेक्टर के पास चले गए और सब वो जो व्यवस्था दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लुंज-पुंज हो गई। और मैं इसी पर देहात से चूंकि संबंध रखते हैं, रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रमेश सिंह जी, किस ढंग से देखते हैं आप ये 20 साल के भाजपा राज की जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है या पंचायती राज की व्यवस्था है, वो पहले से बेहतर हुई है या थोड़ी सी वो अधिकार विहीन है या प्रभावहीन है? रमेश जी। राघवेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं इसके दोनों पक्षों का बड़ी बारीकी से स्पेसिफिक विवेचन करता हूँ। कितना टाइम लेंगे आप बताइए, उतना टाइम आपको देते हैं जी। मैं पहली बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने जो व्यवस्था बनाई थी वो बहुत शानदार थी। देखिए, आम आदमी का पंचायत से जो काम होता है वो जो जमीनों की नब्ती, उसके कब्जे, नक्शा खसरा खतौनी, पारिवारिक अविवादित बंटवारे, और इसमें किसान का टाइम भी बर्बाद होता है और पैसे भी बर्बाद होता है, और जो गरीब किसान होता है वो बड़ा परेशान होता। अगर ग्रामीण, जैसे मान लीजिए जो नब्ती होती जमीन की, ये काम जब इसके लिए ग्रामीण न्यायालय बनाया था तो ग्रामीण जो न्यायाधीश था वो लोकल का था, वो ग्राउंड पे जाके इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकता था और कब्जा तत्काल दिलवा सकता था। अदालतों में, एसडीएम की अदालत में इसमें कम से कम 5-6 साल लग जाते। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन ये सरकार ने आके खत्म कर दी। खसरा खतौनी, पारिवारिक विवाद, ये इतनी छोटी चीजें हैं राघवेंद्र जी, इसके लिए किसान के पसीने आ जाते। तहसील में ऐसी तैसी हो जाती, किसान की समय बर्बाद होता और पैसा बर्बाद होता। सही मायने में अगर जो ग्राम पंचायत है वो सही मायने में देश का लोकतंत्र की जड़ होती है, और अगर उसको उस ग्राम पंचायत को आप भुट्टे की छूछ की तरह, आज पंचायत में भुट्टे की छूछ की तरह कोई मतलब अधिकार नहीं है आम आदमी के हित के लिए। तो ये दिग्विजय सिंह के टाइम पे अधिकार थे और इस सरकार ने अधिकार छीन लिए। तो ये 4-5 चीजें थी, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, लेकिन इनको अगर ये सरकार जारी रखती तो आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा था। अच्छा, इसमें क्या हुआ है राघवेंद्र जी कि इसमें अब ये खत्म करने के पीछे 2-3 कारण रहे। एक तो क्या हुआ है कि जो पटवारी होता है, पटवारी हो, तहसील का जो बाबू होता है, नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, ये जम के कमाई करते हैं। आम आदमी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रख पाता, वो नहीं जा पाता, तो फिर उससे मनमानी से मतलब पैसे वसूल किए जाते हैं। एक बंटवारे में पहले 25-30 हजार रुपए मैंने मेरी आंखों से देखे इनको वसूलते हुए। अगर ये सब पंचायत के पास आ गया था तो इनकी दुकानें बंद हो गई थी। इसलिए अच्छा, ये एक बात और बता दूं, इस बंटवारे में सिर्फ अधिकारी नहीं, जो लोकल विधायक होता उसका भी हिस्सा होता। इन अधिकारियों तो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनको भी इसमें शामिल किया। साहब, हमें अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो स्थिति ये हो गई कि अब सरकार ने नौकरशाही और जो लोकल के स्थानीय विधायक है इनकी बांध के और इनकी व्यथा को देखते हुए इसे खत्म किया। अच्छा, पंचायतों को अधिकार नहीं देने के पीछे एक बहुत बड़ा, मैं एक मनोवैज्ञानिक कारण बताता हूँ आपको राघवेंद्र जी। अगर लोकल पे सभी समस्याओं का निपटारा हो जाए तो आम आदमी में फिर जो स्थानीय जो राजनीतिक नेतृत्व होता है निचले स्तर से बड़े स्तर, वहां तक उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे उनकी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर क्या होता है, एक स्वतंत्र मानसिकता विकसित होने लगती है आम आदमी में, वो उसके अंदर एक न्यूट्रलिटी की मानसिकता आने लगती है। और वो सरकार हो चाहे राजनीतिक दल हो, जब आपके ऊपर कोई आपका कोई किसी उससे स्वार्थ नहीं है नेता से, तो फिर आप स्वतंत्र रूप से सोच लगते, न्यूट्रलिटी का भाव आने लगता। आप सरकार के कामों का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के गुण अवगुण का स्वतंत्र रूप से विवेचन करने लगते हैं, और इससे एक ऐसी व्यवस्था बनने लगती है कि चुनाव के टाइम पे फिर ये आम आदमी
अपने तरीके से काम करता, फिर वो किसी, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो या स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति हो, उनकी मानता नहीं है, अपनी मनमानी अपने तरीके से न्यूट्रल भाव से करता। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इस चीज को ऐसी मतलब मानसिकता को विकसित नहीं होने देता है जो उसके चंगुल से बाहर निकले। तो उसकी वजह से इनको जो अधिकार है जो पंचायतों के, इस पंचायतों के अधिकार के खत्म करने के पीछे दो ही भाग में आ रही है। एक तो पंचायत जो तहसील स्तर पे जो बंदर बांट होती थी और उसको प्रशासनिक अधिकारी और लोकल नेता खाते थे वो, और दूसरा ये राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ा खतरा। राजनीतिक दल हमेशा चाहते हैं आम आदमी उसके चंगुल में रहे, उसका जो माइंड सेट है वो एक शिकंजे में कसा रहे, और वो जो इक्का टांगने का घोड़ा होता है ना, उसकी आंखों की तरफ दोनों तरफ पर्दे लगाए लगते ताकि वो इधर उधर ना देखे और सीधा देखे। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो चाहते हैं कि आम आदमी सिर्फ उसे देखे, उसकी नीतियों का बखान करे, उसके बारे में सोचे और उसी का समर्थन करे। अगर उसे इन अधिकारों से उसके आम जो लोकल स्तर पर उसके काम होने लगते हैं तो उसकी न्यूट्रलिटी बढ़ने लगती है, और ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत घाटे का और नुकसान का सौदा होता है। जी, और कोई बात कहना चाहते हैं आप? नहीं, इतने जी, मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जब आदमी कोई ग्रामीण क्षेत्र में किसान ज़मीन खरीदता है, खेत खरीदता है, तो रजिस्ट्री के बाद उसका नामांतरण होता है। रजिस्ट्री जब हो जाती है तो नामांतरण के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं, और ये स्थिति बनती कि एक किसान ने अगर 2 लाख रुपए की छोटी सी ज़मीन ली है, आधा एकड़ ज़मीन खरीदी है और उससे कम ली है, तो उसके नामांतरण के लिए उससे कम 5 से 7 हज़ार रुपये लगते हैं। ये छोटी रकम बता रहा हूँ मैं। अगर उसने बड़ा सौदा किया है तो वो रकम बढ़ जाएगी। तो जब आपकी रजिस्ट्री हो गई है, किसान ने खेत खरीद लिया है, तो रजिस्ट्री के बाद नामांतरण स्वतः क्यों नहीं होते? उसके लिए फिर पैसे देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो पंचायत राज के कमज़ोर होने से किसान को तहसील के चक्कर लगवाती है, और वो फिर घूसखोरी का शिकार होता है। उससे पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो पटवारी हो, गिरदावल हो, तहसीलदार हो। और जो चर्चा की शुरुआत में बात हुई थी कि अविवादित जो परिवार के बंटवारे होते हैं उसमें भी उससे दिक्कत जाती है। और जैसा रमेश सिंह जी ने कहा कि उन्होंने खुद देखा कि 25-25 हज़ार रुपये पटवारी पैसे लेता और बाद में वो उनके नामांतरण बटान जिसे कहते हैं वो बटान डालते हैं। तो चूंकि बातचीत में लगता है कि पहले दौर की बातचीत में काफ़ी कुछ चीज़ें विस्तार से आ गई है। इसमें जयंत जी, मामला यही है कि क्या ये भी चुनाव का मुद्दा बनेगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने इसको उठाया है और शिवराज जी ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बहुत संवेदनशील है। उनको मालूम है कि किसान का एक भी वोट भाजपा से टूटना नहीं चाहिए, और अगर ये कमलनाथ या कांग्रेस मुद्दा बनाती है पंचायत राज को, तो हमें लगता है कि अगले 10-12 दिनों में आचार संहिता लागू होने के पहले कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं पंचायत राज को लेकर सुनने को मिल सकती हैं। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ये मुद्दा चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने ग्राम सभाओं को कितना मजबूत किया है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभाएं कितनी जगह पे होती हैं, इसकी कोई मिसाल हमको बहुत कम ही देखने को मिली होगी। खासतौर पे जहाँ महिला सरपंच हैं उनका जो नेतृत्व निर्माण है वो हमको कहीं इस तरह से देखने को नहीं मिला है कि जिससे कि एक आशा बढ़े, लेकिन होंगे, हमारी निगाह में नहीं हो सकते हैं। लेकिन ग्राम सभाएं और मजबूत हों और उनकी कार्यप्रणाली और पारदर्शी हो तो निश्चित रूप से पंचायती राज सार्थक हो सकेगा। बिल्कुल। देवदत्त जी, आपकी राय? सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है। जी बिल्कुल, जो प्राथमिक इकाई है, जब सब राजनीतिक दल जैसे बूथ पे जोर देते हैं चुनाव जीतने के लिए, जैसे मुझे लगता है कि गांव में एक जो व्यवस्था सुदृढ़ हो, उस पंचायत को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए, उसकी कमियों को दूर करना चाहिए। यदि आपकी भावना वैसी है जैसी दल की जीत के प्रति है, वैसे ही आपकी भावना यदि गांव को सशक्त बनाने की है, इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम इकाई है शासन प्रशासन की, चाहे वो सचिव हो, कोटवार हो, सरपंच हो। और यदि ये मजबूती से काम करेगा तो मुझे लगता है कि देश और प्रदेश सब कुछ उसमें पूरी मजबूती आएगी, क्योंकि अंततः क्रियान्वयन तो गांव में होना है। देखिए, त्रुटिविहीन तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम को खत्म कर दें। अगर कमियां हैं, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो उसको आप दूर करें, ना कि उसे शिफ्ट करें प्रशासन की तरफ। रमेश जी, आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम राय? पंचायतों को
ये जो मैंने गिना, इनके अलावा भी और अधिकारों की जरूरत है जी। और दिए जाने चाहिए। एक राजनीतिक संस्कृति अगर आप गांव में सरकार अगर चाहे तो राजनीतिक संस्कृति गांव में विकसित हो सकती, लोकतंत्र विकसित हो सकता। जब आम आदमी के काम पंचायतों में हो गए, जैसे जयंत जी ने कहा, तो ग्राम सभाएं भी लगेंगी। जब आम आदमी को जरूरत होगी तो वो ग्राम सभा में जाएगा। रमेश जी, मेरा एक सवाल है, क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है ग्राम पंचायतों के अधिकार, क्योंकि कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी और शिवराज सिंह बहुत संवेदनशील है ग्रामीण क्षेत्र को लेकर। क्या कुछ दिनों में कोई घोषणाएं सुनने को मिलने की आपको उम्मीद है, अनुमान है क्या? अगर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया तो शिवराज सिंह को इसे पॉजिटिवली लेना पड़ेगा और उसमें कुछ ना कुछ घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब ये आम आदमी के सामने आ जाएगा कि हम जिन कामों के लिए बुधनी तहसील में जाते हैं, पटवारी की चिरौरी करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, अगर वो लोकल में होते हैं और कांग्रेस इस विकल्प को आम आदमी के सामने रखती है तो निश्चित रूप से मतदाता वर्ग प्रभावित होगा। और शिवराज जी हर हाल में किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक है और वो इस पर संवेदनशील होकर इस पर घोषणा करेंगे और करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि समय की कमी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। जी, समय की कमी है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनेगा। पंचायत पर भी पंचायत होगी और इस पर भी हमें किचकिच सुनने को मिल सकती है। अभी तो हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर इसमें कुछ और बात आगे बढ़ती तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, रमेश सिंह जी, जयंत जी और देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन आने वाले दिनों में पंचायतों को लेकर अधिकारों की बात चुनावी मुद्दा बन सकती है, ऐसा अब लगता है। आगे कुछ हुआ तो जरूर आपको बताएंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए मेरे साथ और देखते रहिए IND24।